हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें आज का टॉपिक है चुनाव आयोग। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, चुनाव आयोग का जो संबंध है संविधान के भाग 15 के अंतर्गत है। तो भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 324 के तहत एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। कौन? तो याद रखिएगा, चुनाव आयोग। यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और इन निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। अनुच्छेद 324(2) के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उतने अन्य निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति के सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। देखिए, लोकसभा में कोई मान्यता प्राप्त विपक्ष का नेता न होने पर सबसे बड़ी विपक्षी दल के नेता को इस संदर्भ में विपक्ष के नेता माना जाएगा। अगर बात करें तो 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन आयोग था एक सदस्यीय था, एक मेंबर वाला ये आयोग था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होता था। 16 अक्टूबर 1989 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई। ठीक है, परंतु 1 जनवरी 1990 तक ये पद पर रहे। ठीक है, ये 1990 तक यही पद पर रहे। 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से यह आयोग 3 सदस्यीय है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनके पास समान शक्तियां होती हैं। उनके वेतन भत्ते दूसरे अनुलाभ भी समान ही होते हैं, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होते हैं। निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, इन दोनों में से जो भी पहले हो, ये अपने पद पर बने रहेंगे। अनुच्छेद 324(5) के परंतु के अनुसार अगर बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही पद से हटाया जाएगा। जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के लिए, याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो है अगर बात करें तो राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल या प्रशासक निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर जारी करता है। जबकि चुनाव के विभिन्न चरणों से संबंधित विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 61वें, याद रखिएगा, जो कि 28 मार्च 1989 से यह प्रभावी है। स्थानीय निकायों यानी पंचायत और नगर पालिकाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के तहत जो है कराया जाता है। परिसीमन आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा संसदीय विधि के तहत किया जाता है, जिसका कार्य विगत जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना होता है। अब तक 5 बार 1952, 1963, 1973, 2002 और 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया।
कब कब किया गया? तो 1952, 1963, 1973, 2002, 2020। नवीनतम परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार के द्वारा 6 मार्च 2020 को सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था, जिसे मूलतः जम्मू और कश्मीर संघराज क्षेत्र तथा 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य सौंपा गया था। मार्च 2021 में इस परिसीमन आयोग की कार्यावधि को 1 वर्ष का विस्तार देने के साथ इसके दायरे से उत्तर पूर्वी राज्यों को हटा लिया गया। इस आयोग के परिसीमन आदेश को मई 2022 में अधिसूचित किया गया। दिसंबर 2022 में निर्वाचन आयोग के द्वारा असम राज्य में 2001 की जनगणना के आधार पर विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के धारा 8 के क के तहत प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, जबकि भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वीएस रामादेवी थी। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया, तो याद रखिएगा। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत डी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद और राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। सेकंड प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 324 यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बताइए, तो राष्ट्रपति के द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद के द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 4 नंबर है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको 4 कथन दिए गए हैं। चारों कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन मतलब कि सही है। इसमें जो सही कथन है कौन कौन से सही है? तो दूसरा और तीसरा। दूसरा तीसरा कथन सही है। दूसरा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। तो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के अधिकार, वेतन, भत्ते आदि समान है। उन्हें वही वेतन मिलता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को प्राप्त होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर 6 वर्ष तक या अधिकतम 65 वर्ष तक 65 वर्ष के आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, जो भी इन दोनों से पहले हो। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी रीति से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वर्णित है। प्रश्न संख्या 5 है। यहां पे 3 कथन है, बताना है कौन कौन से आपके कथन सही हैं। फटाफट एनालिसिस करके बताइए सही ऑप्शन क्या है, कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो जो सही है वो है पहला स्टेटमेंट कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय किया जाता है। दूसरा भी सही है कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने के तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तब तक रहता है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का होता है। उन्हें उनके समतुल्य ही वेतन और अनुलाभ मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक रहता है। इस प्रश्न का जो कथन पहला दूसरा है वो सही है। कथन तीसरा है जो वो सही नहीं है, क्योंकि एक निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख के द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है। दूसरे शब्दों में निर्वाचन आयुक्त अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को संबोधित और प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही उनका नियुक्ति प्राधिकारी होता है। 6 नंबर है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी इनमें से पहले हो, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है किसके? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त का जो सेवा शर्तें हैं या जो नियम है 1992 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान वेतन भत्ते प्रदान किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के परंतु के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया या उन्हीं आधार पर हटाया जा सकता है जिस रीति से या जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। वरीयता क्रम की दृष्टि से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थान 9वां है, 9th नंबर पे है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9A पर आते हैं। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष का वरीयता क्रम जो स्थान है वो 6ठा है। राज्यों के राज्यपाल 4थे स्थान पर, राज्य विधानसभा अध्यक्ष 14वें स्थान पर। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में कोई भी सत्य नहीं है। 8 नंबर है कथन ए, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जो शक्तियां हैं और स्वतंत्र इकाई जो है निर्वाचन आयोग को दी गई है। कारण निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का जो अधिकार है कार्यपालिका के पास है। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। देखा जाए तो ए और आर दोनों सही है। आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है ए का, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद तथा विधान मंडलों के निर्वाचन तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है, इसीलिए पहला कथन जो है सत्य है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए याद रखिएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से संसद उसी रीति से या उसी आधार से हटा सकती है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार विधायिका को है, लेकिन निर्वाचन आयुक्तों यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर निर्वाचन आयुक्तों को हटाने के लिए इस प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर, याद रखिएगा। तो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने के लिए ये प्रक्रिया की जो जरूरत है नहीं है। इन मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करके हटा सकता है, तो याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें तो इस आधार पर कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। प्रश्न में भाषा और विश्लेषण के कारण भ्रम भी है। क्या भ्रम है? पहला है कि निर्वाचन आयुक्तों में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों सभी को शामिल किया जाएगा, तब कारण आर गलत होगा। दूसरा, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का अधिकार मुख्य निर्वाचन आयुक्तों में निहित है और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार संसद में निहित है, यानी अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाने का अधिकार भी अप्रत्यक्षतः मुख्य निर्वाचन आयुक्त के माध्यम से संसद या विधायिका में निहित है। 9 नंबर है मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा, कैसे? मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है, पदों से हटाया जा सकता है, कैसे, किन के द्वारा? तो इसका सही जवाब है उस प्रक्रिया के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होती है, यानी बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 है निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है।
तो याद रखिएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर है, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के क्या कार्य हैं? भारत के निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं आपको ध्यान में रखना है। पहला है कि संसद और राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाएं, ये भी सही है। पहला तो स्टेटमेंट सही है, ये कार्य है इनके। दूसरा अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, ये भी सही है। तीसरा है किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, तीसरा सही नहीं है। चौथा स्टेटमेंट है निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। संविधान का अनुच्छेद 324 के खंड 1 के अनुसार इस संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा, जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग कहा गया है। विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित उपबंध करने की शक्ति अनुच्छेद 327 के तहत संसद में निहित है। किसी राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति निर्वाचन आयोग नहीं कराता, ठीक है, नहीं करता है। हालांकि अनुच्छेद 356(5) के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से आगे तभी बढ़ाई जा सकती है जब संपूर्ण भारत में या संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात प्रवर्तन में हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस अवधि के दौरान राज्य में विधानसभा के आम निर्वाचन में समस्याओं के कारण राष्ट्रपति शासन आवश्यक है। 12 निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विधानमंडल के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना, यानी डी ऑप्शन। 13 नंबर है, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ध्यान में रखिएगा, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, यानी डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है, पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता? कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित नहीं किया जाता? तो स्थानीय निकायों का, याद रखिएगा, डी ऑप्शन सही जवाब है। संसद, राज्य विधानमंडल तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग के द्वारा संपादित किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 243 के और 243 जेड ए के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव से संबंधित अगर बात करें, चुनाव संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। 15 नंबर है, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा कोई नहीं। जो स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है निर्वाचन आयोग के जो कृत्य हैं, इनमें से कोई नहीं है, तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन संबंधित सदन के सदस्य करते हैं। निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णय न्यायपालिका करती है। नगर पालिकाओं एवं नगर निगमों के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। इस प्रकार दिए गए कथन में कोई भी सही नहीं है। 16 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो तीसरा कथन है कि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है, तो तीसरा ही स्टेटमेंट खाली सही है, डी ऑप्शन, केवल तीसरा। इसके बारे में अगर बात करें तो भारत का निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा राज्य विधायिका के चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है। इस प्रकार आम चुनाव और उपचुनावों के लिए चुनाव कार्यक्रम निर्वाचन आयोग तय करता है, न कि गृह मंत्रालय।
निर्वाचन आयोग निर्वाचन प्रतीक आदेश 1968 के तहत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद भी निपटाता है। 17 निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो सही जवाब है चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधान सभा और विधान परिषद से संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का राज्यपाल या प्रशासक जारी करता है। इसके बाद समय, निर्वाचन तिथि आदि की विस्तृत अधिसूचनाएं निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की जाती है। तो प्रश्नगत कार्य निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। 18 भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें जो सही है, निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, यानी सी ऑप्शन याद रखिएगा। 19 नंबर है, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई है? भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विविध निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। पहला है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, बिल्कुल सही। दूसरा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तो पहला दूसरा सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, तीसरा। पहला दूसरा सही है। तीसरा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, सही नहीं है। और प्रत्यक्ष निर्वाचन की संक्षिप्त मतदान प्रणाली। तो पहला दूसरा यानी ऑप्शन ए। भारत में निर्वाचन की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही निर्वाचन प्रणालियां जो है अपनाई गई है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है, जबकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष ढंग से संपन्न होते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? संसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो डी ऑप्शन सही जवाब है। संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड 1 के तहत संसद के सदनों का सदस्य चुने जाने और सदस्य, याद रखिए, सदस्य होने के लिए निर्हरताओं का उल्लेख है। इनके संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता या निर्हरता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है, जबकि दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय संविधान की 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत सदन के सभापति या अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। 21 है, संसद के सदस्य की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? संसद के सदस्य की निर्हरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? तो बताइए किसकी राय प्राप्त करेगा? सही जवाब है भारत के निर्वाचन आयोग की, यानी सही जवाब है बी ऑप्शन। 22 नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नांकित में से किसकी राय लेगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्हरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व किससे राय लेगा? तो याद रखिएगा निर्वाचन आयोग से राय लेता है, यानी बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। 23 नंबर है, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निक्षिप्त राशि खो देता है, जमानत राशि खो देता है, तो उसका क्या मतलब है? यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला जो प्रत्याशी होता है अपनी निक्षिप्त राशि, जमानत राशि को खो देता है, तो मतलब है कि निर्वाचन लड़ने वाला इलेक्शन लड़ने वाला प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। डी ऑप्शन। प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन में जमानत राशि रखनी पड़ती है। यदि वह कुल पड़े वैध मतों का न्यूनतम 1/6 मत नहीं प्राप्त करता है तो वो अपनी राशि जो है खो बैठता है।
दिए गए विकल्प के अनुसार यदि चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशियों की संख्या काफी अधिक है तो ऐसा संभव हो सकता है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, ज्वाइन करें और प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।